हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और मैं गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग और एक यूज़फुल टॉपिक के बारे में। एंजियोप्लास्टी का कॉस्ट अलग अलग हॉस्पिटल्स में या अलग अलग सर्कमस्टांसिस में सेम हॉस्पिटल में भी इतना वेरिएबल क्यों रहता है, इस बारे में हम बात करेंगे। हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया जिसमें एंजियोप्लास्टी का कॉस्ट क्या क्या चीज़ों से डिटरमाइन होता है, ये हमने बात की। एंजियोप्लास्टी इतना कॉस्टली प्रोसीजर क्यों है, ये हमने बात की। इस वीडियो का लिंक मैं अपने चैनल पर छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे चाहे तो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक थोड़ी सी यूनिक टॉपिक के बारे में। ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, आज तक शायद ही किसी कार्डियोलॉजिस्ट ने इस बारे में डिस्कस किया होगा। पर एंजियोप्लास्टी का कॉस्ट अलग अलग हॉस्पिटल्स में रेंजिंग फ्रॉम 70-80,000 टू 7 to 8 लाख या 10 लाख तक भी जा सकता है। तो क्या फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर अलग अलग हॉस्पिटल में इतना वेरिएशन रहता है। इवन कई बार सेम हॉस्पिटल में भी अलग अलग सर्कमस्टांसेस में वेरिएशन का कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर बहुत डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर, उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी नॉन अकेडमिक लेकिन काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है आपके लिए। काफ़ी लोगों के दिमाग में जो मिसकंसेप्शंस या भ्रांतियाँ रहती है उसको ये टॉपिक क्लियर करेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये टॉपिक को अपने एंड तक देखिए। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग और यूज़फुल कंटेंट जब भी हम आपके लिए पोस्ट करें तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस कंटेंट को देख सकें, उसका लाभ ले सकें। आते हैं आज के टॉपिक पर। एंजियोप्लास्टी का कॉस्ट अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग हॉस्पिटल में वेरिएबल क्यों होता है, क्या चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं कि एंजियोप्लास्टी का कॉस्ट किस सर्कमस्टांस में अलग अलग पेशेंट्स में वेरिएशन होगा। इवन सेम हॉस्पिटल्स में भी क्यों वेरिएशंस आते हैं, उस बारे में बात करेंगे। ये जैसा कि मैंने कहा, एंजियोप्लास्टी का कॉस्ट अलग अलग सर्कमस्टांस में 70-80 हज़ार से 10 लाख 8 लाख तक भी जा सकता है इंडियन रुपीज़ में। तो बेसिकली प्रोसीजर तो सेम है, करने वाला डॉक्टर भी सेम है, करने वाली मशीन भी सेम है, करने वाला टीम और यूनिट भी सेम है, पेशेंट सेम है, नली भी सेम है, लेकिन कॉस्ट में वेरिएशन इतना क्यों आ रहा है सेम हॉस्पिटल्स में भी। और अलग अलग हॉस्पिटल किस बेसिस पर चार्ज करते हैं, क्या सिर्फ हॉस्पिटल का चार्ज और डॉक्टर का चार्ज ही डिफरेंट है या कुछ और फैक्टर्स भी हैं, इस बारे में बात करेंगे। बेसिकली एंजियोप्लास्टी एक प्रोसीजर है जिसमें हार्ट की नली में अगर कोई ब्लॉकेज होता है तो उसमें हम स्टेंट डाल के नली को खोलते हैं। नली में सबसे पहले एक कैथेटर डालते हैं, उसमें से एक वायर पास करते हैं, वो वायर के थ्रू एक बलून पास करते हैं जिससे कि नली में जो ब्लॉकेज है उसको साइड में करके थोड़ी जगह बनाई जाती है। उसके बाद एक स्टेंट को वहाँ पे पोजीशन करके फुला दिया जाता है बलून से। बलून को हम खींच लेते हैं ताकि स्टेंट अंदर रह जाए। उसके बाद एक हाई प्रेशर का पोस्ट डायलेशन बलून होता है जिससे हम स्टेंट को डायलेट करते हैं और स्टेंट दीवार से अच्छी तरह से चिपक जाए, इसके लिए हम इंश्योर करते हैं। उसके बाद हम बलून को निकाल देते हैं और उसके बाद 2 से 3 दिन तक पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है, जिसमें 1 से 2 दिन आईसीयू में रहता है एज अ पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। और उसके बाद 1 से 2 दिन के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो ये टोटल प्रोसीजर जो है, अगर आप लो बजट में भी करें या हाई बजट में भी करें, स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर सेम ही रहता है। प्रोसीजर करने में आधा से 1 घंटा से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिंपल प्रोसीजर। लेकिन मेन जो चीज़ें कॉस्ट को डिसाइड करती है इन अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ है कॉस्ट ऑफ स्टेंट या कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। कॉस्ट ऑफ स्टेंट आज के डेट में जब से गवर्नमेंट ने एनपीपी एक्ट लाया है और स्टेंट का एमआरपी फिक्स कर दिया है कि मैक्सिमम स्टेंट का परचेस प्राइस 35,000 के आसपास ही होगा और कोई हॉस्पिटल स्टेंट पर कोई मार्जिन नहीं रख सकता, तब से स्टेंट पर जो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट था वो चला गया। इससे पहले, आज से 5 से 6 साल पहले जब ये एनपीपी एक्ट गवर्नमेंट ने नहीं लाया था, तब मेडिकेटेड स्टेंट्स का प्राइस 50,000 से लेकर 2 लाख 2.5 लाख तक जाता था। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता था कॉस्ट को वेरी करने में। अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग टाइम पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा वेरी होता था। अगर एक पेशेंट में 50,000 का स्टेंट लगा या 80,000 का स्टेंट लगा तो उसका टोटल बिल आएगा 1.5-2 लाख के आसपास का। किसी का अगर 2 लाख का 2.5 लाख का स्टेंट लगा तो बिल 4-5 लाख तक जा सकता है। नंबर ऑफ स्टेंट्स बढ़ जाने पर कॉस्ट बढ़ जाता है। नंबर ऑफ स्टेंट्स अगर किसी में, अगर स्टेंट्स का मार्जिन बहुत ज़्यादा है और स्टेंट्स में कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है, तो अगर हाई कॉस्ट के स्टेंट्स अगर 2-3 लग जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर 7-8 लाख तक चला जाएगा। अगर कॉस्ट बहुत कम है और नंबर ऑफ स्टेंट्स कम लगते हैं तो कॉस्ट कम रहेगा। हालांकि इंडिया में एनपीपी एक्ट लॉन्च होने के बाद से सारे स्टेंट्स का कॉस्ट फिक्स्ड हो गया। फॉरेन कंट्रीज़ में अभी भी कॉस्ट ऑफ स्टेंट्स वेरी करते हैं। अलग अलग ब्रांड के अलग अलग तरह के मेडिकेटेड स्टेंट्स और नॉन मेडिकेटेड स्टेंट्स में कॉस्ट वेरी होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट को डिसाइड करने के लिए। नॉट इन इंडिया बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादातर ये एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है या बड़ा इशू रहता है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर वेरी होता है। नेक्स्ट आता है मटीरियल्स। मटेरियल्स में अलग अलग तरह के गाइड कैथेटर्स, अलग अलग तरह के गाइड वायर्स, अलग अलग तरह का कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, अलग अलग तरह के बलून्स आते हैं
जो कॉस्ट को वेरी करता है। ये गाइड कैथेटर का कॉस्ट अलग अलग कंपनीज में 5,000 to 15,000 रेंज कर सकता है। वायर्स भी अलग अलग कंपनीज में 5,000 to 20,000 25,000 तक जा सकता है। सिंगल वायर का नंबर ऑफ वायर्स भी कई बार ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक से ज़्यादा वायर एक प्रोसीजर में यूज़ होता है। कई बार बाइफरकेशन या मल्टीपल वायर्स एक प्रोसीजर को फैसिलिटेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, जिसमें कि अगर मल्टीपल वायर्स यूज़ होंगे तो पर वायर आपका कॉस्ट बढ़ते जाएगा। थर्डली, अगर बलून्स है, बलून्स अगर प्री डायलेशन के लिए एक बलून यूज़ होता है, पोस्ट डायलेशन के लिए एक बलून होता है, तो 2 बलून का कॉस्ट होगा। बलून का कॉस्ट अलग अलग हॉस्पिटल्स में 10,000 to 25,000-30,000 तक वेरी करता है। अगर आप मल्टीपल बलून्स यूज़ करते हैं कि प्री डायलेशन के लिए भी एक से ज़्यादा बलून्स को यूज़ करना पड़ता है, जगह बनाने के लिए प्रोसीजर अगर टफ है, कॉम्प्लेक्स प्लास्टी है, तो उसमें ज़्यादा बलून्स यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट डायलेशन में भी अगर एक बलून से पोस्ट डायलेट करने पर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो आप उसको और ज़्यादा अग्रेसिवली भी पोस्ट डायलेट कर सकते हैं। ये जितने बलून्स बढ़ते जाएंगे, हर बलून के हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर बढ़ते जाएगा। कॉन्ट्रास्ट का भी वैसा है, कॉन्ट्रास्ट अगर कम यूज़ होगा तो कम चार्ज लगेगा, ज़्यादा यूज़ होगा तो ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियसली हॉस्पिटल हर चीज़ के हिसाब से आपको अलग अलग हॉस्पिटल की स्ट्रैटेजीज होती है, अलग अलग तरह से बिलिंग करते हैं, लेकिन इन जनरल जहाँ पे हॉस्पिटल कंज्यूमेबल्स के बेसिस पे चार्ज करते हैं कि हर मटेरियल का चार्ज पेशेंट को सेपरेटली बिल किया जाता है, वहाँ पर जितना मटेरियल यूज़ होता है उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर वेरी हो जाता है। अगर मटेरियल कम लगता है, सिंपल प्लास्टी है, तो वहाँ कॉस्ट कम रहेगा। अगर कॉम्प्लेक्स प्लास्टी है, मटेरियल ज़्यादा लगता है, 2-3 वायर, 2-3 गाइड कैथेटर, 2-3 बलून लगता है, अनॉमलस वेसल होती है जहाँ मल्टीपल गाइड कैथेटर्स ट्राई करने पड़ते हैं, जो अच्छा बैठता है उसको किया जाता है, तो ऑब्वियसली जितना मटेरियल यूज़ होता जाएगा उतना कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर बढ़ता जाएगा। और ये डिफरेंस माइंड नहीं है, कंज्यूमेबल के कॉस्ट में डिफरेंस 50,000 से लेके लाख, 2 लाख, 3 लाख तक का भी डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ मटेरियल्स अगर ज़्यादा यूज़ होते जाएंगे तो मटेरियल का कॉस्ट भी कम नहीं है, प्रोसीजर का चार्ज बढ़ते जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल डिवाइसेस, स्पेशल टेक्निक्स और स्पेशल बलून्स कैथेटर्स आते हैं। एक होता है कटिंग बलून। कटिंग बलून में बलून के ऊपर स्पेशली डिज़ाइन ब्लेड्स होते हैं, जिसको हम पोजीशन करके अगर ब्लॉकेज को फुलाते हैं तो ये हार्ड लेजन्स के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है, ताकि प्लाक में प्रॉपर नली को खोल के जगह की जा सके, प्लाक का जो फैलने की वजह से नली में क्रैक ना आए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बेटर हो, इस सब चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये रेगुलर बलून के कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। इसका कॉस्ट भी ऑब्वियसली ज़्यादा है। एक बलून अगर हम यूज़ करते हैं तो 40,000 to 50,000 कॉस्ट इसका आता है टू द पेशेंट। इसके अलावा माइक्रो कैथेटर्स होता है। माइक्रो कैथेटर्स वायर को फैसिलिटेट करने के लिए कि वायर को अगर टेढ़ी मेढ़ी नली है उसमें अच्छे से वायर घुस जाए, या वायर को सपोर्ट मिले, वायर क्रॉस करने में मदद मिले, वायर एक्सचेंज भी अगर करना है, ये सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। माइक्रो कैथेटर कॉस्ट 40,000 to 50,000 तक जाता है। कई गाइड स्टेंट, अगर टेढ़ी मेढ़ी नली है, स्टेंट प्रॉपर नहीं घुस रहा, स्टेंट को डिस्टल जगह पर आपको डिलीवर करना है लेकिन वहाँ तक स्टेंट पहुँच नहीं पा रहा, तो स्टेंट को मोशन को फैसिलिटेट करने के लिए या उसको ऊपर से नीचे तक पहुंचाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट कैथेटर्स होते हैं। इनका भी कॉस्ट 40,000 to 50,000 तक वेरी करता है। इसके अलावा ऑब्वियसली इंट्राकार्डिक इमेजिंग होती है, जिसमें इंट्राकार्डिक अल्ट्रासाउंड को यूज़ करती है, इंट्राकार्डिक सीटी को यूज़ करते हैं। इंट्राकार्डिक अल्ट्रासाउंड और सीटी का एडवांटेज ये है कि स्टेंट प्रॉपर से एक्सपैंड हुआ है कि नहीं हुआ है, स्टेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, स्टेंट में कोई डैमेज तो नहीं है, स्टेंट में कोई दोबारा से री एक्सपेंशन करने की ज़रूरत तो नहीं है, वेसल का साइज़ कितना है, कितना लंबा स्टेंट यूज़ करना है, ये सारी चीज़ों को जानने में इमेजिंग हमारी मदद करती है। इमेजिंग के रिगार्ड्स में मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये इंट्राकार्डिक इमेजिंग अगर किसी प्रोसीजर में यूज़ किया जाए तो इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड का कॉस्ट टू द पेशेंट अराउंड अलग अलग हॉस्पिटल में 70,000 से 1 लाख तक का वेरिएशन होता है। और इंट्राकार्डिक सीटी अगर यूज़ करते हैं तो एडिशनल चार्जेस प्रोसीजर को का लगभग 80,000 से 1.25 लाख तक पेशेंट को ऐड हो जाता है। कभी कभी अगर वेसल बहुत हार्ड हो, कैल्सीफाइड हो और उसमें प्रॉपरली स्टेंट को डिप्लॉय करना मुश्किल हो, तो एक डायमंड कोटेड ड्रिलिंग डिवाइस आता है जिसको ड्रिल करके जगह बनाया जाता है, जिसे रोटा अब्लेशन कहते हैं। रोटा अब्लेशन अगर किसी में किया जाता है तो प्रोसीजर कॉस्ट रेगुलर एंजियोप्लास्टी और सेम कंज्यूमेबल्स के अलावा लगभग 1-1.5 लाख बढ़ जाता है। इस तरह की वेसल्स में कई बार एक बहुत हार्ड बलून यूज़ किया जाता है जिसे ओपियन बलून बोलते हैं। बहुत हेवी प्रेशर पर इसको एक्सपैंड करके नली को खोला जाता है, तो वो बलून भी लगभग 30-40,000 का मिनिमम कॉस्ट पड़ता है टू द हॉस्पिटल। पेशेंट को थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट भी पड़ सकता है। इसके अलावा कई बार हार्ट ब्लॉकेजेस को कट करने के लिए इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी करके एक बलून आता है जो कि अल्ट्रासाउंड के हाई इंटेंसिटी पल्सेस वहाँ एमिट करता है, पत्थरों को तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। किडनी स्टोन्स में भी ये टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। ये अपने आप में बलून का कॉस्ट 3-4 लाख तक आता है टू द प्रोसीजर टू द पेशेंट कॉस्ट अगर इसको यूज़ किया जाए, या लेज़र से अगर ब्लॉकेज को कट किया जाए, इस तरह की अगर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाए तो प्रोसीजर का कॉस्ट कई गुना बढ़ जाता है। ऑब्वियसली इसके अलावा हॉस्पिटल चार्जेस में वेरिएशन रहता है, ऑब्वियसली डॉक्टर के चार्ज में वेरिएशन रहता है। अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग कार्डियोलॉजिस्ट अपने एक्सपीरियंस लेवल्स के बेसिस पे, अपनी स्किल के बेसिस पे, अपनी पॉपुलैरिटी के बेसिस पे
किस लेवल के पेशेंट और कितने अफोर्डेबिलिटी स्टेटस के पेशेंट्स को वो केटर करते हैं, उसके बेसिस पे अलग अलग अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। ऑब्वियसली देयर इज़ नो कैपिंग टू इट। कोई डॉक्टर प्रोसीजर में 20-30,000 चार्ज करते हैं, कोई 50,000, कोई लाखों में भी चार्ज कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ बिग वेरिएबल। हॉस्पिटल चार्जेस में भी वैसा है कि हॉस्पिटल चार्जेस में कोई हॉस्पिटल लो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, लेसर सोसाइटी को केटर करता है, पुअर पेशेंट्स को ज़्यादा केटर करता है, तो वो लोअर चार्ज करता है। जो हॉस्पिटल्स रिच और अफ्लुएंट क्लास को केटर करते हैं, 5 स्टार 7 स्टार फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। इसके अलावा सेम हॉस्पिटल में भी कैटेगरी वाइज पेशेंट का चार्ज वेरी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट अगर जनरल वार्ड कैटेगरी लेता है तो उसमें सिर्फ वार्ड के चार्जेस में डिफरेंस नहीं होता, प्रोसीजर चार्जेस में भी, डॉक्टर चार्जेस में भी, सारी चीज़ों में भी बेसिकली कैटेगरी लेवल डिफाइन हो जाता है। ऑब्वियसली ये बिलिंग का सिस्टम अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग तरीके का होता है। इसमें मैं मेरे हॉस्पिटल में जैसा होता है मैं वो बता सकता हूँ, पर अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग होता है। मटेरियल्स में कैसा फ़र्क है, स्टेंट में कितना फ़र्क है, डॉक्टर के चार्जेस में कितना फ़र्क है, हॉस्पिटल के चार्ज में कितना फ़र्क है, कौन सी कैटेगरी का पेशेंट चूज़ करता है, वार्ड कैटेगरी वगैरह का, कितना स्टे होता है पेशेंट का स्टे अगर रेगुलर 3-4 दिन से ज़्यादा अगर बढ़ जाता है, पेशेंट की कंडीशन ख़राब है, उसको डायलिसिस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, मल्टीपल इंजेक्शन या मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर बढ़ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर में इतना वेरिएशन क्यों आता है। और अलग अलग पेशेंट जब कंपेयर करते हैं कि साहब वहाँ पे बिल इतना आया है, आपके यहाँ बिल इतना आ रहा है, आपके यहाँ पे बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है, आपके यहाँ पे बिल इतना वेरिएशन क्यों है, वो हॉस्पिटल उस जगह पे इतना चार्ज कर रहा है, आप इतना क्यों चार्ज कर रहे हो। बेसिकली इट्स अ वेरी वेरिड साइंस और इसमें कोई भी फिक्स्ड वैल्यू एज ऑफ नाउ तो नहीं है। बहुत सारा कंज्यूमेबल्स यूज़ होता है, बहुत सारे तरह का कंज्यूमेबल यूज़ होता है और एक एक कंज्यूमेबल का कॉस्ट भी प्रोसीजर के चार्ज को बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर सकता है। अगर 2-3 बलून या 2-3 वायर एक्स्ट्रा यूज़ हो गए या एक कटिंग बलून या एक माइक्रो कैथेटर यूज़ हो गया, कुछ भी अगर एडवांस टेक्नोलॉजी अगर यूज़ हो गई तो प्रोसीजर का चार्ज में कई गुना का फ़र्क भी आ सकता है। लेज़र वगैरह या रोटाब्लेशन या इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ हो गई तो प्रोसीजर चार्ज में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ सकता है। तो बेसिकली ये सारे चीज़ें हैं जो डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में सेम एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर के लिए चार्जेस में कितना डिफरेंस आता है। जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें जो एंजियोप्लास्टी करते हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना वगैरह में या मुख्यमंत्री अमृतम योजना वगैरह के तहत जो हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, उसमें गवर्नमेंट एक फिक्स पैकेज लगभग 70,000 का ऑल इंक्लूसिव पैकेज देती है कि जिसमें दवा गोली से लेके एंजियोप्लास्टी, स्टेंट चार्ज, मटेरियल चार्ज, डॉक्टर चार्ज, हॉस्पिटल चार्ज सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो उसमें मटेरियल्स को उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, स्टे को, पेशेंट को, सबको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। पेड पेशेंट में कॉस्ट वेरी होता है अलग अलग हॉस्पिटल में, अलग अलग रेंजेस में, पर दीज आर द फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर कितना रहेगा। जितना कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी होगी, जितना ज़्यादा मटेरियल यूज़ होगा, उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर बढ़ता जाएगा। जितना सिंपल एंजियोप्लास्टी होगी उस हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर वेरी होगा। जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे उस हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर बढ़ता जाएगा। जितना सिंपल तरीके से करेंगे उतना कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर कम रहेगा। ऑब्वियसली एडवांस टेक्नोलॉजी से करने में प्रोसीजर के रिजल्ट्स बेटर आएंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो आई होप आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या कॉन्सेप्ट है। बेसिकली एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर 70,000 से लेके इतने हाई वेरिएबल तक क्यों जाता है अलग अलग केसेस में। इनफैक्ट कई बार जो पेशेंट्स को हम एस्टिमेट भी देते हैं, ऑन टेबल डिसीजन चेंज होता है, नंबर ऑफ स्टेंट्स भी कई बार एक से ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं, नंबर ऑफ बलून्स, कैथेटर्स का भी डिसीजन चेंज हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑन टेबल जो पेशेंट को लिया जाता है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हर चीज़ को यूज़ करने से पहले हम वापस आकर रिलेटिव्स को पूछे कि साहब इसको करना है कि नहीं, इसको यूज़ करना है कि नहीं। ऑन टेबल कई बार थोड़ा बहुत डिसीजंस चेंज भी हो जाते हैं कि ये मटेरियल ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट के लिए या ये चीज़ से रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, तो ऑन टेबल प्रोसीजर का पैटर्न चेंज भी हो सकता है। तो दीज आर द थिंग्स वी डिसाइड कि प्रोसीजर का कॉस्ट ओवरऑल पेशेंट को कितना पड़ेगा और इसमें इतना वेरिएशन क्यों है। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। और फिर भी अगर आपको ऑब्वियसली पेशेंट्स का व्यू पॉइंट और पेशेंट का थॉट प्रोसेस तो यही रहता है कि उनको यही लगता है कि डॉक्टर्स इसमें 50-60% ऑफ द चार्जेस प्रोसीजर का ले जाते हैं। ऑब्वियसली देर आर सम डॉक्टर्स जो उतना हाई चार्जेस भी करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल लेवल्स एंड फेम लेवल्स, लेकिन ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर चार्ज या हॉस्पिटल चार्ज हार्डली 10-15% ऑफ या 20% ऑफ द पैकेज होता है। बाकी सब चीज़ अलग अलग हॉस्पिटल में वेरी होता है, लेकिन कंज्यूमेबल का चार्ज इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है। कुछ हॉस्पिटल्स में जहाँ ये कंज्यूमेबल्स को हम जैसे गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है 2-3 बार तक कुछ कंज्यूमेबल्स को हम रीयूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे अगर रीयूज़ मटेरियल हम यूज़ करते हैं तो कॉस्ट टू द पेशेंट कम हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो मटेरियल का चार्ज 2-3 पेशेंट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर 50,000 का मटेरियल है और 3 पेशेंट में डिवाइड हो गया तो हर एक पेशेंट को 15-17,000 का कॉस्ट पड़ेगा। तो उस तरह से कॉस्ट कई बार कट डाउन भी किया जाता है, जिससे हम पेशेंट्स को सेम सर्विसेज गुड क्वालिटी में लेसर प्राइसेस पे दे सकें।
मेरे चैनल का बेसिक पर्पस ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए इजीली एक्सेसिबल और अवेलेबल करता हूँ, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जगह जगह भटकना ना पड़े, अपने डॉक्टर्स, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से और कुछ रिजर्वेशंस की वजह से सारी चीज़ें आपको नहीं बता पाते। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत मिलती है, और गूगल पर आप जब भी सर्च करते हैं तो कौन से आर्टिकल को ब्राउज कर रहा है, किससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो सही है कि नहीं, कई बार उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। इस तरह की अधकचरा इन्फॉर्मेशन को फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान भी हो जाता है। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि हमारे चैनल का कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो वीडियो के लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ और टॉपिक्स पर हमें वीडियोस बनाने चाहिए, ऑब्वियसली ये एक एकेडमिक वीडियो नहीं था, एक डिस्कशन था, एक 1-to-1 डिस्कशन था, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अगर आप इस तरह के भी टॉपिक्स चाहते हैं तो हम अपने चैनल पे उसे बना सकते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में हमें बता सकते हैं। सो दिस डॉक्टर नवीन अग्रवाल, आई एम साइनिंग ऑफ, और मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा। आई होप इससे आपको कुछ रेलेवेंट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा, कुछ कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिली होगी। ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर ज़्यादा होता है तो ब्लेम तो होता ही है, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और मटेरियल के चार्जेस का आपको असेसमेंट हुआ होगा, तो इससे थोड़ा सा आपको कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर में क्यों वेरिएशंस होते हैं उसको समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें इस तरह के वीडियोज़ और इस तरह के ब्लॉग्स प्रोड्यूस करने के लिए मोटिवेशन मिलते रहे और हम इस तरह का अच्छा कंटेंट आपके लिए रेगुलरली लाते रहें। थैंक यू।